हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर 3 है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता। इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में तत्वों को एक टेबल के अंदर रखा गया है। पहले ये चैप्टर 10th में भी हुआ करता था आवर्त सारणी, लेकिन अब आपके 10th से ये सिलेबस हटा दिया गया, तो डायरेक्ट आप 11th में ही अब इससे पढ़ रहे हो। तो तत्वों का वर्गीकरण मतलब देखिए, हमारे प्रकृति में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। तो जब ज़्यादा तत्व होते हैं तो उनके गुणों के बारे में पढ़ने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए करना कठिन हो गया। तो उसके लिए एक टेबल दी गई, एक सारणी दी गई, जिसमें हम तत्वों को रखते हैं, आवर्त सारणी कहते हैं। तो आवर्त सारणी भी अलग अलग साइंटिस्ट ने दी थी। तो देखिए क्या है, तत्वों को सुनिश्चित क्रम में वर्गीकृत करने के लिए अनेक प्रयत्न किए गए। इनमें डॉबे-रॉयनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम का वर्गीकरण प्रमुख है। देखिए सारे पहले ना डॉबे-रॉयनर का, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये सब 10th में होता था, लेकिन अब वहाँ से भी हट गया है और यहाँ पे भी कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है। डॉबे-रॉयनर का त्रिक नियम मतलब डॉबे-रॉयनर ने तीन तत्वों का एक पेयर लिया था, जिसमें पहले और तीसरे तत्व के जो परमाणु भारों का औसत है वो दूसरे तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर आता था। लेकिन कई उसमें तो ये लागू हुआ डॉबे-रॉयनर के, कई में फेल हो गया। फिर न्यूलैंड्स आए। न्यूलैंड्स ने बोला जैसे संगीत के 8 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो प्रत्येक 8वां स्वर पहले वाले से मैच करता। देखिए सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर सा आ गया ना। तो वैसे ही तत्वों में क्या होता है, प्रत्येक 8वें तत्व के गुण फर्स्ट तत्व से मिलते जुलते हैं। तो 8वें तत्व के गुण पहले वाले तत्वों से मिलते जुलते हैं। ऐसे करके न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था, मतलब 8वां तत्व के गुण पहले तत्व से मिलेंगे जुलेंगे। लेकिन कई में इसका नियम भी फेल हो गया था। इसी क्रम में सार्वत्रिक प्रयत्न मेंडलीफ ने किए। तो सबसे ज़्यादा जो प्रयास किए गए मेंडलीफ ने किए। मेंडलीफ ने तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन किया। देखो हर तत्व के कुछ भौतिक गुण होते हैं, कुछ रासायनिक। भौतिक मतलब जो हमें दिखाई देता है, जैसे पानी गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन होता है। और रासायनिक गुण मतलब वो किससे क्रिया करता है, किससे बना है, उससे क्या क्या बना सकते हैं। और एक निश्चित नियम दिया। देखिए मेंडलीफ ने एक निश्चित नियम दिया, जिसे हम मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। फिर मेंडलीफ के आधार पर प्राप्त वर्गीकरण को आवर्त सारणी नाम दिया गया। देखिए मेंडलीफ ने तत्वों का एक वर्गीकरण रखा, क्लासिफिकेशन किया, उसे हमने आवर्त सारणी नाम दिया। फिर आवर्त सारणी एक निश्चित नियम है जिसमें तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो आवर्त सारणी एक नियम है जिसमें तत्वों को उनके गुणों के आधार पर रखते हैं। आवर्त सारणी में समान गुणों वाले तत्वों को एक समूह में रखा गया। देखिए आप जैसे स्कूल में जाते हैं तो जब प्रेयर के लिए लाइन लगती है तो एक क्लास वालों की एक जैसी लाइन लगती है, एक के पीछे पीछे बच्चे खड़े रहते हैं, फिर दूसरी क्लास वाले उसके पीछे पीछे खड़े रहते हैं। तो क्या होता है, मतलब एक क्लास वाले एक के पीछे एक खड़े होते हैं। तो सेम तत्वों में भी क्या है, जिसके गुण मैच करेंगे वो एक के नीचे एक ऐसे रखेंगे, कॉलम में रखेंगे समूह में। फिर जिनके गुण मतलब ऐसे तत्व जिनके गुण आपस में मैच कर रहे हैं, दूसरे गुण हैं, वो उनको दूसरे समूह में, फिर तीसरे में। ऐसे जैसे स्कूल की प्रेयर की लाइन लगती है ना, 6 क्लास अलग, 7 क्लास, 9 क्लास, 11 क्लास, वैसे ही तत्वों को भी एक खड़े समूह में रखा गया। जिनके गुण एक जैसे हैं उनको एक समूह में रखा। अब हम मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी डिस्कस करते हैं। क्या है मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी? सबसे पहले मेंडलीफ ने एक मूल आवर्त सारणी दी, बाद में इसमें भी कुछ कमियां पाई गई, फिर मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी है। तो देखिए मेंडलीफ ने उस समय ज्ञात 57 तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा। तो मेंडलीफ की जब मूल आवर्त सारणी उन्होंने दी थी, उस समय केवल जो 57 तत्व ही ज्ञात थे। अभी तो 113 114 लगभग हैं। और यह देखा कि एक निश्चित क्रम अंतराल के बाद लगभग समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। तो मेंडलीफ ने क्या करा, उसमें 57 तत्व के अज्ञात थे। ये थोड़ा मिस्टेक हो रही है लिखने में, यहाँ पे पुनरावृत्ति। तो तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा, मतलब जिसका परमाणु भार कम था उसको पहले रखा, फिर परमाणु भार बढ़ते क्रम में रखा। और क्या देखा कि एक निश्चित क्रम अंतराल के बाद, मतलब थोड़े थोड़े टाइम के बाद लगभग समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। मतलब कुछ तत्व आते हैं, फिर उसके बाद ऐसे तत्व आ जाएंगे जिसके गुण पहले वाले तत्वों से मिलते हैं, फिर ऐसा तत्व आएगा जिसके गुण दूसरे वाले तत्वों से मिलते हैं। तो पुनरावृत्ति का मतलब बार बार रिपीट होना। तो ऐसे तत्व रिपीट होते हैं जिनके गुण कुछ ना कुछ पहले वालों से मिलते जुलते हैं। फिर देखिए
इसे मेंडलीव का मूल आवर्त नियम कहते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब तत्वों को जो बढ़ते हुए क्रम में रख रहे हैं, परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रख रहे हैं। आवर्ती फलन मतलब परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अगर रखेंगे तो एक समय बाद एक जैसे गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होगी। फिर इस सारणी में 12 36 पंक्तियाँ, 36 का मतलब तिरछी ऐसे, और तथा 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं। 36 पंक्तियों को श्रेणी कहते हैं। 36 मतलब जो तिरछी हैं उन्हें श्रेणी कहेंगे, और जो ऊर्ध्वाधर कॉलम है उनको समूह कहते हैं। मतलब जो खड़े में है वो समूह। अब इसको एक बार देख लेते हैं हम मोटे तौर पर। देखिए ये श्रेणी है, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। श्रेणी में देखिए जो ऐसे तिरछे में हैं, समूह मतलब जो खड़े में हैं। ठीक है, तो समूह जो खड़े में है वो देखिए कितने हैं, 8 हैं ऐसे खड़े में। श्रेणियाँ हैं देखिए 12 तक हैं। यहाँ कितने लिखी थी, हाँ ठीक है 12 ही लिखी थी ना, 12 36 पंक्तियाँ 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम। और देखिए जहाँ जहाँ पे डैश है इसका मतलब उस समय उन तत्वों की खोज नहीं हुई थी और उनके लिए स्थान छोड़ दिया गया था कि फ्यूचर में कभी उनकी खोज होगी तो उनको इन स्थानों पर रख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब हो गए हमारे। अब हम मेंडलीव की मूल आवर्त, देखो ये कोई आवर्त सारणी कोई ज़्यादा यूज़ वाली नहीं है, बस ये है कि स्टार्टिंग में मैं जैसे आपने परमाणु मॉडल पढ़े थे ना, टॉमसन का, रदरफोर्ड का, बोर का, तो देखिए टॉमसन से शुरुआत की थी, उसको हम पढ़ते हैं लेकिन वो कोई ख़ास यूज़ नहीं है। आप आपके टाइम में वो फेल है, लेकिन यह कि स्टार्टिंग की थी। सेम मेंडलीव ने मूल आवर्त सारणी में स्टार्टिंग की थी तो इसलिए पढ़ा जाता है, पर इसका कोई यूज़ नहीं है। अभी जो लेटेस्ट आवर्त सारणी है उसको ही वही यूज़ की जाती है, उसी को हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए हमारी क्या है, इसके हम विशेषताएं पढ़ेंगे, इसकी क्या खासियत थी। देखिए तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा। देखिए जब भी एक टेबल बनाई जाती है तो उसके अध्ययन में सुविधा हो गई, मतलब हमें अब सभी तत्वों के गुणों का अध्ययन नहीं करना पड़ेगा। जैसे देखिए फर्स्ट समूह है, उसका एक गुण का अगर एक तत्व का गुण पता है तो बाकी सबके भी एक जैसे होंगे। सेकंड समूह में अगर एक तत्व के गुण पता है तो इन सबके भी एक जैसे होंगे। तो इससे क्या हुआ, एक टेबल बनाने से हमें कुछ तत्वों के गुणों को बारे में जान के हम उसके नीचे रहने वाले, मतलब एक समूह में रहने वाले अन्य तत्वों के गुणों के बारे में भी जान सकते हैं। तो आवर्त सारणी को बनाने से क्या हुआ, तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा हो गई। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों का अध्ययन सरल हो गया। इससे हमें भौतिक और रासायनिक गुण जानना सरल हो गया, चूँकि समान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया था। मतलब जिसके गुण एक जैसे उनको एक समूह में रखा गया। फिर अतः किसी समूह के किसी एक तत्व के गुणों के अध्ययन से उस समूह के अन्य तत्वों के गुणों का पता चलता है। अगर समूह में अगर एक तत्व के गुण हमें पता होगा तो हम अन्य तत्वों के गुणों का भी पता कर सकते हैं। ठीक है, इसका सेकंड देखिए क्या है, सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता। अब देखिए इन फ्यूचर कुछ तत्वों का परमाणु भार गलत भी था तो उससे भी पता चल गया। पहले बेरिलियम का परमाणु भार 13.5 माना जाता, 13.5 है ये माना जाता था। बेरिलियम के गुण मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के तृतीय समूह के तत्वों के गुणों से के समान हैं। तो बेरिलियम के गुण देखिए सेकंड समूह से मिलते जुलते हैं। अभी देखिए परमाणु भार 9.4 लिखा है, लेकिन उससे पहले कितना माना जाता था, 13.5। फिर अतः मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में बेरिलियम द्वितीय समूह में स्थित होना चाहिए। अब जब उससे गुण मैच कर रहे तो उस दूसरे समूह में होना चाहिए। इस स्थिति में बेरिलियम का परमाणु भार लिथियम के परमाणु भार 7 और बोरॉन के परमाणु भार 11 के मध्य होना चाहिए। मतलब 7 और 11 के बीच में वैल्यू है, जबकि कितनी वैल्यू है 13.5, मतलब पहले मानी जाती थी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी से यह निष्कर्ष निकला कि बेरिलियम का परमाणु भार 13.5 नहीं बल्कि कितना है 9.4 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर कुछ तत्वों का परमाणु भार गलत था तो टेबल से ये भी पता चल गया अगर उनके बीच में रहेगा तो उनके बीच के ऐसा परमाणु भार आना चाहिए। देखिए लिथियम का 7 है, बोरॉन का 11 है, तो बेरिलियम का इसके बीच में आना चाहिए ना, और आ भी रहा है। तो मतलब मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक विशेषता थी कि अगर जो तत्वों के परमाणु भार हमें पहले से गलत पता थे वो भी उससे सही हो गए। ठीक है, अब इसका अगली विशेषता है नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायता। अब इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थान छोड़े थे जिससे क्या हो, इन फ्यूचर उस तत्वों की खोज हो तो इन्हें हम यहाँ पे रख सकें।
तो देखिए मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए गए। ये रिक्त स्थान उन तत्वों से संबंधित थे जिनकी खोज उस समय तक नहीं हुई थी। कुछ इस स्थानों को छोड़ दिया गया ताकि फ्यूचर में अगर उन तत्वों की खोज होगी तो उन्हें यहाँ पे रख देंगे। एग्जाम्पल स्कैंडियम Sc, गैलियम Ga, जर्मेनियम G। देखिए इन सब की खोज उसमें नहीं हुई थी लेकिन बाद में खोज हुई तो फिर उनको उनके स्थान पर रख दिया। तो इससे आसान क्या हो गया, अगर स्थान नहीं छोड़ते तो फिर से टेबल बिगाड़नी पड़ती, फिर से उन तत्वों को वर्गीकृत करना पड़ता। तो स्थान छोड़ने से क्या होगा, अगर जिन तत्वों की खोज हुई तो उनको उनकी जगहों में रख दिया जाएगा। तो ये तो विशेषताएं थी। अब देखिए इनकी पूरी की पूरी अगर विशेषताएं होती तो फिर ये नियम फेल नहीं होता, फिर यही आवर्त सारणी चली होती। तो इनकी कुछ कमियां भी थी, इसीलिए फिर नई आवर्त सारणी की खोज हुई। तो अब हम इनकी कमियां पढ़ेंगे। तो देखिए मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के दोष। अब हम इनके दोष पढ़ते हैं। तो देखिए दोष में क्या है, परमाणु भारों के क्रम में परिवर्तन। देखिए कुछ तत्वों के परमाणु भारों में परिवर्तन हुआ, मतलब उस तत्व का परमाणु भार गलत था। ठीक है, तो देखिए मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के प्रकाशन के बाद विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न तत्वों के परमाणु भारों को ज्ञात करने के लिए विभिन्न प्रयोग किए। देखिए क्या होता है, जब कोई साइंटिस्ट कोई नियम की किसी की खोज करता है तो और वैज्ञानिक उनकी गलतियां ढूंढने में लग जाते हैं, उनकी कमियां निकालने में लग जाते हैं ताकि हमारा भी कुछ ना कुछ नाम आए। जैसे आपने देखा कि टॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया तो रदरफोर्ड आ गए, उन्होंने उसमें मॉडिफाई करा, क्लासिफिकेशन मतलब कुछ ना कुछ उसमें संशोधन किया। फिर रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया तो उनमें कमियां निकालने के लिए नील्स बोर आ गई। तो वैसे ही मेंडलीफ की जो मूल आवर्त सारणी बनी उसका अनेक वैज्ञानिकों ने क्या करा, कुछ तो कमी निकाले करके तो उन्होंने परमाणु भारों को ही दोबारा मापना स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या हुआ, विभिन्न प्रयोग किए और इन प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ कि अनेक तत्वों के परमाणु भार मेंडलीफ द्वारा सही माने गए परमाणु भारों से भिन्न है। मतलब जिनको मेंडलीफ ने कहा था हाँ इनके परमाणु भार सही हैं, तो बाद में उन परमाणु भार गलत आए। जैसे हम समझते हैं, मेंडलीफ ने कोबाल्ट CO का परमाणु भार 59 माना तथा निकेल का परमाणु भार 59 मानकर कोबाल्ट को निकेल से पहले रखा। देखिए दोनों का परमाणु भार 59 ही है लेकिन फिर भी कोबाल्ट को निकेल से पहले रखा। प्रयोगों द्वारा कोबाल्ट तथा निकेल का परमाणु भार क्रमशः देखिए आया 58.9, 58.7, मतलब देखो कम ज़्यादा आया, लेकिन इन्होंने दोनों को ही 59 माना। और देखिए टेबल में ऐसा होगा भी, ये देखिए कोबाल्ट का भी 59, निकेल का भी 59, लेकिन प्रयोग में क्या पता चला कि कोबाल्ट का 58.9 है, निकेल का 58.7 है। तो मतलब उनके परमाणु भारों में कुछ ना कुछ कमियां पाई गई। ठीक है, तो ये था, इसका मतलब ये भी कमी है। तो फिर क्या लिखा, अतः ये दोनों तत्व मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में है और परमाणु भार के बढ़ते क्रम में ना होकर घटते हुए क्रम में है। देखिए ये कमी क्या हुई, देखिए अब कोबाल्ट का 58.9 है, मतलब इसका बड़ा है इसका छोटा है, तो पहले तो निकेल रहना चाहिए इस हिसाब से, पहले कोबाल्ट आ रहा है तो उसमें कमी हो गई। और वैसे आप आज की आवर्त सारणी पहले कोबाल्ट ही आता है फिर निकेल आता है, लेकिन उस समय देखिए ना मेन क्या कमी थी कि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा गया था। लेकिन आज की जो आवर्त सारणी उसमें तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। तो देखिए इस हिसाब से तो कोबाल्ट बाद में आना चाहिए, तो वही है उसमें की कमी यही थी कि इस हिसाब से तो फिर जो टेबल थी, जो तत्व थे परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में ना हो गए, किस क्रम में हो गए, घटते हुए क्रम में। तो ये भी एक कमी थी। अगला क्या है, अनेक तत्वों के लिए उचित स्थान का अभाव। अब देखिए कुछ स्थान तो उन्होंने छोड़े थे, लेकिन कुछ जो नए तत्वों की खोज हुई उनके लिए समझ में नहीं आया कि इन्हें कहाँ रखा जाए। तो देखिए कुछ नए तत्वों की खोज के बाद उनके मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में छोड़े गए रिक्त स्थानों में से उचित स्थान मिल गया। देखो कुछ जो तत्वों की खोज हुई उनको तो स्थान मिल गया, परंतु अनेक नए तत्वों की खोज के बाद उनको मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में उचित स्थान नहीं मिल पाया। तो कुछ तत्वों को तो बहुत आसानी से स्थान मिल गया, लेकिन कुछ तत्वों को उचित स्थान नहीं मिल पाया। या तो उन्हें परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जा सकता था या उन्हें समान गुण वाले तत्वों के समूह में रखा जा सकता था। मतलब या तो हम उस हिसाब से, जैसे कोई तत्व जहाँ पे स्थान छोड़ा, एक तत्व की ऐसी खोजी की या तो उसके गुण चलो समूह में तो मैच कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके अगल बगल में उसका परमाणु भार मैच नहीं कर रहा है, या फिर परमाणु भार मैच कर रहा है तो उस समूह से उसके गुण मैच नहीं कर रहे हैं।
लेकिन ऐसा स्थान नहीं दिया जा सकता था कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के साथ साथ वे समान गुणों वाले तत्वों के समूह में भी हों। मतलब देखो हर तत्व क्या होता है, देखो दो तरीके से मैच करना चाहिए। जैसे हम देखें बेरिलियम है, बेरिलियम का परमाणु भार 9.4 है, तो देखिए 7 से बड़ा है, 11 से छोटा है, तो ये भी होना चाहिए कि इसके बीच में होना चाहिए। दूसरा, इसके बेरिलियम के गुण इस जो दूसरे समूह हैं इनके अन्य तत्वों से मैच भी करने चाहिए, तभी बेरिलियम यहाँ आएगा। लेकिन जो स्थान छोड़ेगा ना ये, तो इन स्थानों पे कुछ ऐसे तत्वों की खोज हुई, या तो फिर उनके आसपास का परमाणु भार मैच कर रहा है तो गुण मैच नहीं कर रहे हैं, और या फिर ऐसा कि गुण तो मैच कर रहा है लेकिन आसपास का परमाणु भार मैच नहीं कर रहा है, तो ये कमी हुई। अब ऐसे कौन से तत्व थे? अक्रिय गैसें जो समूह 18 की आज की आवर्त सारणी में होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। और दुर्लभ मृदा तत्व मतलब जिन्हें आप ब्लॉक के तत्व कहते हैं, लैंथेनाइट श्रेणी जो होती है परमाणु क्रमांक 58 से 71 और 90 से 103। तो ये तो आज भी आवर्त सारणी के अलग ही रखी गई क्योंकि इसके गुण किसी से मैच नहीं करते, तो आवर्त सारणी के नीचे रखा है। अगर लेटेस्ट आपने आवर्त सारणी देखी होगी तो उसमें देखा होगा आवर्त सारणी से नीचे दो कॉलम, दो श्रेणियां ऐसे तिरछे में बनाई गई हैं, वो दुर्लभ मृदा तत्व कहलाते हैं जिन्हें आप ब्लॉक के तत्व कहते हैं, लैंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी। अब देखिए अगला क्या है, समस्थानिकों तथा संभारिकों की खोज। तो समस्थानिकों तथा संभारिकों की खोज के बाद यह स्पष्ट हो गया कि तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु भार नहीं होते। आपने देखिए समस्थानिक संभारिक 9th में पढ़े होंगे। समस्थानिक मतलब एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, परमाणु भार अलग अलग होते हैं। और संभारिक अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं पर परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। जब इनकी खोज हुई तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि हमारे तत्वों को जो हम मेन परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रख रहे थे, वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में न रख करके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। अतः मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में समस्थानिकों तथा संभारिकों को कोई स्थान नहीं दिया जा सकता था, तो ये भी एक कमी थी मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, लास्ट पॉइंट है तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु क्रमांक होता है। देखो ये कमी थी, जबकि उन्होंने कहा था उनका मूल लक्षण उनका परमाणु भार होता है। तो परमाणु संरचना व रेडियो एक्टिव की खोज की रेडियो एक्टिवता की खोज के बाद यह मान लिया गया कि तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु भार नहीं है बल्कि परमाणु क्रमांक होता है। देखो रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम है जिनका नाभिकीय विखंडन में यूज़ किया जाता है, जब उनकी खोज हुई तो उसके बाद तो ये मान लिया गया कि जो मेन हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रख रहे थे वो ऐसे ना रख के उनका जो मेन लक्षण है वो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार नहीं होता है। तो ये हमारे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी थी जिसमें हमने विशेषताएं भी पढ़ी, कमियां भी पढ़ी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपके कोई डाउट होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं ज़्यादातर वीडियो लाइव वीडियो आती हैं तो आप उनको देख के और भी डिटेल से पढ़ सकते हैं।